अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के मामलात बिगड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। उस पे जाने से पहले मैं ज़रा कुछ खबरें रखूं आपके सामने। आपको मैंने बताया था कि लंदन में एक यहूदियों का एक सोशल सेंटर है जहाँ पे कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी थी। तो कुछ लोगों ने उसको आग लगा दी और बाद में पता चला कि गिरफ्तारियां हुई। और मैंने आपको बताया था कि उन 3 गिरफ्तारियों में से एक पाकिस्तानी है। लेकिन अब ब्रिटिश पुलिस ने बताया है कि तीनों पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आग लगाई थी, जिसमें एक हमजा इकबाल है, एक रेहान खान है और एक 17 साल पाकिस्तानी ब्रिटिश है जिन्होंने गोल्डन ग्रीन्स के इलाके में यहूदियों पे की एम्बुलेंस पे आग लगाई थी। जब ये आग लगी थी ना, तो पाकिस्तानियों की एक यहाँ पे बुशरा शेख है जो कि पैदा तो यहाँ हुई है ब्रिटेन में, लेकिन वो दलाली पाकिस्तानियों की ही करती है। तो उसने कहा था कि एक्चुअली ये आग खुद मोसाद ने लगवाई है। यहूदियों की ये आदत है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहते हैं, उन्होंने लगाई है। लेकिन अब जब पकड़े गए हैं 3 पाकिस्तानी, तो इनकी बोलती बंद है, तब ये नहीं बोलेंगी। तो अजीज़ दोस्तों, एक तो ये खबर देनी थी। दूसरी खबर ये थी कि पाकिस्तान में जमशेद टाउन में, जहाँ का मैं मेयर रहा हूँ, वहाँ पे एक मारी माता मंदिर है। 150 साल पुराना मंदिर है, अंग्रेज़ों के दौर में बना था कराची में। उसको डिमोलिश किया जा रहा है और हिंदू कम्युनिटी जो कराची में हैं वो बहुत इस सिलसिले में दुखी हैं। और अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ये एक बहुत पुराना मंदिर है और ये ख़तरनाक हद तक था कि गिर जाता और लोगों को नुकसान होता, इसलिए इसको वो करना ज़रूरी है। तो पुलिस की मौजूदगी में लेट नाइट में जाके इसको तोड़ा जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, सीधा सीधा लैंड ग्रैबिंग है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की कोई हैसियत नहीं है। और पाकिस्तान में मुस्लिम टेररिस्ट जो हैं ना, वो धड़ल्ले से सिर्फ ये नहीं कि इनकी प्रॉपर्टी, इनके बिजनेसों पे, इनकी बेटियों पे हमले करते ही रहते हैं। जैसे कि ईस्टर था, आपको पता है, ईस्टर के मौके पे एक पाकिस्तानी मुस्लिम एक ट्रक लेके, ईस्टर पे क्रिश्चियनों का एक गैदरिंग थी, वो ट्रक चढ़ा दिया उधर कि काफ़ी लोग मारे गए क्रिश्चियन और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हाल ख़राब है। और यह है कि वो बता रहे हैं कि किस तरह हमारे ऊपर ट्रक चढ़ गया और क्रिश्चियन, हिंदू, माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान में कोई हाल नहीं। अब माइनॉरिटीज़ का ये हाल है तो मेजॉरिटी यानी रिलीजियस मेजॉरिटी मुसलमान का क्या हाल है, बलूचिस्तान का क्या हाल है, केपी, ये देखें आप। ये आप यकीन माने आदमी को कितना दुख हो कि 40-40, 50-50 साल से जो अफ़गान पाकिस्तान में रहते थे, उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पे पैदा हो चुकी है। जो बिज़नेस करते थे, प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी, उनको 4 कपड़ों से के साथ धकेला जा रहा है ड्यूरन लैंड के उस तरफ। और किन हालात में इनको बॉर्डर पे इनकी तलाशियाँ होती हैं और किसी की जेब में 500 रुपया भी है तो वो भी छीन लेते हैं। मतलब एक फैमिली 40-50 साल से यहाँ रह रही है पाकिस्तान में, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एक अजनबी देश बन जाता है। एक मिसाल है कि मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं यूरोप में, वो पाकिस्तान में रहे ही नहीं। आखिरी बार जब गए थे तो वो बहुत छोटे थे, उनको पाकिस्तान का ABC कुछ भी नहीं पता। आप उनको खाली हाथ 500 रुपया भी इनकी जेब में ना रखें और आप उनको पाकिस्तान में फेंक दें कि जाओ भाई, इससे ज़्यादा जुल्म। और वो भी अपने बिरादर इस्लामिक मुल्क जिसको तबाह करने में पाकिस्तान की आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके साथ आप ये कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ का हाल देखें तो मेजॉरिटी का भी ये हाल है। अब पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पे मुसलसल हमले किए हैं, तो बड़ाई इनकी देखें कि खा रहे हैं कि हमने ये ला लेना जो नक्शे में,
वो हमने कब्जा कर लिया। ये नया नक्शा पाकिस्तान आर्मी के जो सोशल मीडिया जिहादी है ना, वो पेश कर रहे हैं कि ये देखें, ये लाल हिस्सा अफगानिस्तान का है, वो हमने कब्जे में ले लिए। तुम्हारा बाप भी इसको ऑफिशियल नक्शा नहीं बना सकता। पाकिस्तान आर्मी के सोशल मीडिया जिहादी पेश कर रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान का ऑफिशियल नक्शा है। ऑफिशियल नक्शा यूनाइटेड नेशंस की जो डिक्लेयर्ड बाउंड्रीज हैं उसी को वो किया जाता है। ड्यूरन लाइन अफगानियों ने कभी बाउंड्री नहीं मानी, तुम लोग इसको बाउंड्री मानते हो। और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ भी यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये बाउंड्री है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। तो फिर इसमें तुम अपनी मर्जी से ये कर नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे पास जो बचा खुचा पाकिस्तान है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसका क्या हाल है ये देखें। 86 पाकिस्तानी मिलिट्री के और इंटेलिजेंस के लोग सेपरेट अटैक्स में सिर्फ पिछले एक हफ्ते में मारे गए। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान पे हमले में बलूचिस्तान का इशू बिल्कुल ही खबरों में आ ही नहीं रहा। हालात बलूचिस्तान के हद से ज़्यादा ख़राब हैं। इस साल 3 महीने में बलूचिस्तान में वायोलेंस 104% बढ़ा है। 13 साल में सबसे ज़्यादा ये साल रहा है। वापस अफ़गानिस्तान की तरफ आऊँगा कि अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान बार बार हमले जो कर रहा है ना, वो अमेरिका की हिदायत पे कर रहा है। इमरान रियाज खान बता रहे थे कि आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस कब्ज़ा करके गिफ्ट करना चाहता है अमेरिका को, और यही डील थी। इनके बाप की हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर इंडिया पाकिस्तान जाने से पहले कि ये इदरीस खटक साहब हैं। 6 साल पहले इनको उठा लिया गया था और 6 साल से ये गैर कानूनी कैद में हैं पाकिस्तान आर्मी की। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कोई मिलिटेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उसके साथ ये जुल्म हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल प्रोसीजर की टीम ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि अब तो 6 साल से आपने इसको बदतरीन कैद में रखा है, अब तो इसको छोड़ दें। अजीज़ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का काम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इम्पोर्टेंट ना हो ना, तो आप देखें कि पाकिस्तान को क्यों इतनी मिर्चें लगीं। जब मैंने जिनीवा में चीज़ें की तो उनको भारी लगा ना। मेरी वीडियोस पे या सोशल मीडिया पे इन्होंने कभी वो नहीं किया। मेरे जिनीवा की एक्टिविटीज़ पे इनको भारी पड़ा, और पूरे पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया ने मेरा जो हाल किया वो आपके सामने है। तो मुझे रॉ एजेंट बनाया, सब कुछ है, लेकिन मैं बहरहाल उस काम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, और उसके लिए आपकी सहायता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि उस काम को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो कीप सपोर्टिंग मी। जितना आप सपोर्ट कर सकेंगे और रेगुलर सपोर्ट कर सकेंगे, इतना मेरा काम बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। इसको पाकिस्तान आर्मी का बॉस है नॉर्मली तो, लेकिन इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भौंकने के लिए रखा है। ये कह रहा है कि इस बार हम आरएसएस के कैंपों पे हमला करेंगे, और धमकियां दे रहा है कि अब भारत ने कोई हरकत की तो हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा ख्वाब था। जब यूनुस को अब बांग्लादेश में लाया गया था, तब तुम लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि अब हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमारे साथ, बांग्लादेश के मौलवी हमारे साथ, हम अब भारत को ईस्ट से हमला करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई है और तुम लोगों की औकात है नहीं कि तुम लोग ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से कुछ कर सको। कलकत्ता तो दूर की बात, तुम अपना जो पाकिस्तान है उसको संभाल लो तो बेहतर है। उस पर मुझे याद आया कि जब मैं 1990 में दुबई से यूरोप आ रहा था ना, दुबई छोड़ने के बाद पाकिस्तान गया और वहाँ से वीज़ा लगा कि जब मैं यूरोप आ रहा था ना, तो मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई आया था।
और उस ज़माने में हम जैसे जो मिडिल क्लास के जो बच्चे जवान होते थे ना, तो हम लोगों के औकात नहीं होती थी कि हम कहीं दूर दूर जा सकें। हम ये है कि सबसे आसान था, वीज़े वीज़े की इतनी पाबंदी थी नहीं, मुंबई आ जाते थे, कराची जैसा लगता था। तो हम जब मुंबई आते थे ना, तो हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि हमारा कंट्रीज की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत बेहतर है, हम हर लिहाज से इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और इंडियंस को हम देखते थे कि वो हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे कि पाकिस्तान मोर डेवलप्ड है। और मिसाल है कि मैं 1,000 रुपया पाकिस्तानी देता था तो मुझे 1,250 रुपया इंडिया के मिलते थे। आज एक इंडियन रुपी 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। तो फ़र्क आया है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसको मैं थोड़े आंकड़े पेश करूंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 नंबर पे है, पाकिस्तान 168 पे है। वैल्यू के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 0.685, पाकिस्तान 0.54। जीडीपी जो है वो भारत का 4.12 ट्रिलियन है, पाकिस्तान का 400 बिलियन। यानी भारत की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी 10 गुना ज़्यादा है। फ़र्क देखें, पर कैपिटा जीडीपी भारत में एक आदमी का $12,000 है, पाकिस्तान का $6,000। 1990 का मैंने आपको बताया कि उस वक्त पाकिस्तान ऊपर था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल है, पाकिस्तान की 68 साल। पैदाइश के वक्त 1000 बच्चों में से 24 बच्चे भारत में मर जाते हैं, 53 पाकिस्तान में मर जाते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का 6.6 है, पाकिस्तान का 2.6 है। पॉपुलेशन ग्रोथ है 0.9%, भारत का पाकिस्तान का 1.5%। भारत में एवरेज एक बच्चा 6.5 साल की स्कूलिंग करता है, पाकिस्तान में 4.5 साल। भारत में 99% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हासिल है, 75% पाकिस्तान में। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट और बाकी चीज़ों में देखें, जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स और इन सारी चीज़ों में, तो मैं समझता हूँ कि अजीज़ दोस्तों, में भारत के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनका और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ का ज़रा कंपैरिजन करना चाहूँगा। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि भारत के सेलिब्रिटीज़ जब जंग हुई थी तो कितनों ने पाकिस्तान को कंडेम किया था, या पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, या भारत को सपोर्ट किया था। बॉलीवुड की बात कर लें, आटे में नमक के बराबर। पाकिस्तान के टीवी, पाकिस्तान में जो फिल्म या ड्रामा वगैरह की जो अगर आप देखें, शोबिस की जो फिल्म लाइन है, उसमें फिल्में तो पाकिस्तान में सच बनती नहीं, ड्रामे ही बनते हैं ज़्यादातर। तो पाकिस्तान में 99.9% एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने भारत को कंडेम किया था, भारत का मजाक उड़ाया था। ये है फहद मुस्तफ़ा, जो फिल्मों में भी आता है और पाकिस्तान में रियलिटी शो भी करता है, और छिछोरा है, सिंधी है, लेकिन आर्मी का टट्टू है, क्योंकि ARY जो पाकिस्तान का चैनल है उसका उस पर ये होता है, और ARY आर्मी का चहीता चैनल है। तो ये फहद मुस्तफ़ा अभी एक प्रोग्राम में गोविंदा के चरण स्पर्श किए थे और रणवीर सिंह के गले लगा था और बड़ी मोहब्बत जताई थी। मैं अपने भारत के सेलिब्रिटीज़ को ज़रा याद दिला दूं कि ये जब जंग ख़त्म हुई थी भारत पाकिस्तान की, इसके बाद इसने अपने एक शो में क्या कहा था। तो वो भारत के सेलिब्रिटीज़ जो कहते हैं कि शोबिस को, स्पोर्ट्स को, इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, तो आप दूर रख लेते हो, वो लोग दूर नहीं रखते। गोविंदा के चरण स्पर्श करने से और रणवीर सिंह के गले लगने से उसका दिल के अंदर जो नफ़रत है ना आपके देश के लिए, वो मैंने आपके सामने रखी है। तो ये ज़रा आपको सोचना होगा। दूसरा, एंड पे मैं आपके सामने 2 मुद्दे रखूँगा भारत के, थोड़ा रिसेंट हिस्ट्री के हवाले से। एक तो ये कि मुझे, और आज हम जब देखते हैं कि भारत में सोशल मीडिया के
माध्यम से लोग काफ़ी एजुकेट हो रहे हैं, तो सबके जहनों में एक सवाल आता है कि जब 71 में आपने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवा के बांग्लादेश बनवा लिया था, आपने 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी प्रिजनर ऑफ वार बना लिए थे, और आपने वेस्ट पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा इलाका कब्ज़े में था आपके। पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, सोशली हर लिहाज से तबाह था। उस वक्त आप चाहते तो आप वेस्ट पाकिस्तान का भी किस्सा पूरा कर सकते थे। मुझे याद है, मैं बेल्जियम में रहता था, तो एक मुर्गियों की फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ पे मुर्गी काटने का रोज़ की 80,000 मुर्गी कटती थी मशीनों से, वो चेन चलती थी। और वो तो मैं ब्रसल्स में रहता था और फैक्ट्री 80 किलोमीटर दूर थी, तो मैं रोज़ बाय रोड जाता था। तो मेरे साथ एक इंडियन थे, कुमार साहब, पंजाब के थे, हिंदू थे, वो भी ब्रसल्स में रहते थे। तो वो ट्रेन और बसों से जाते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आधा आधा पेट्रोल का खर्चा कर लिया करेंगे और मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो वो मुझे एक दिन बोल रहे थे, कहते हैं कि जब 71 में इंदिरा गांधी ने डील कर ली और पीछे हट गई, तो संजय गांधी जो उनके बेटे थे, उसने थप्पड़ मारा था अपनी माँ को, ये उनके अल्फाज थे। और वो नाराज़ था कि इस वक्त पाकिस्तान का किस्सा ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन तुम पीछे क्यों हट रही हो, ये वो। तो मेरे भी जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी माना जाता है, उन्होंने इतना बड़ा काम तो किया था, ठीक है, वो हालात की मजबूरी थी या जो भी था, एक प्रेशर आ गया था कि आफ्टर ऑल बंगाली थे वो, हिंदू बंगाली बहुत मारे जा रहे थे, चुन चुन के उनको धोतियाँ खोल के, उनको लुंगी खोल के देखा जाता था और फिर मारा जाता था। तो प्रेशर आया और आपने किया, ठीक है, पीछे क्यों हटे। तो मैंने अभी उनका एक पुराना इंटरव्यू देखा जिसमें वो बता रही थी, Militarily, did you not seize the advantage that you had in the recent war with Pakistan? Why, militarily, did you not seize the advantage that you had in the recent war with Pakistan? You could have conquered Pakistan almost totally. Pakistan has long declared its enmity toward India. Why did you not? Well, we don't believe in conquering people. Even an avowed enemy? Yes, I think so. I don't think that it would have helped the situation. We believe that basically, we have accepted the fact of Pakistan. Although partition created vast problems for both the countries, we accepted the fact with all the difficulties, and largely the difficulties are, of course, they are economic difficulties, but they're also human problems. Many families are divided, close friends and so on. But our policy always has been to have friendship, because we believe that our problems are complementary. They're not in conflict. And if we were to cooperate in solving them, well, it would strengthen both the countries. And not, it's quite wrong to say that because India is the bigger country, therefore, India wants to swallow up her neighbors. We don't at all. We never have. In fact, throughout our history, we have never raised arms against any neighboring country. There have been internal fights, but never outside our borders. And this policy continues. We don't want to conquer anybody, but we do want friendship with everybody. In fact, we define our foreign policy as increasing friendship where it exists, trying to create it where it does not exist, and where there is hostility, to try and blunt it. अब मैं इनकी ये एक्सक्यूज़ नहीं मान सकता। ठीक है, बात उन्होंने सही की कि हिंदुस्तान की इससे पहले की तारीख उठा ले तो कभी भी भारत अपनी बॉर्डर से बाहर जाके कहीं नहीं लड़ता था। अपने अंदर ये लोग लड़ते रहते थे। छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे जो आपस में लड़ते थे, लेकिन बाहर जाके कभी कब्ज़ा नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ अगर इक्का दुक्का देखा जाए तो इंडोनेशिया में भी आप गए थे, वहाँ तक आपकी सरकारें रही हैं, शायद चोला डायनेस्टी की रही है। आपने अफ़गानिस्तान में
महाराजा रणजीत सिंह जी ने भी कब्जा किया, वहाँ तक आपकी रियासत रही है। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं गए बाहर, हाँ ये है कि एग्रेशन नहीं किया है। वो एक डिस्टेंट हिस्ट्री थी इंडोनेशिया वाली। और अफ़गानिस्तान का मामला ये था कि अफ़गानिस्तान से मुसलसल लुटेरे भारत पे हमले करते थे, तो वो एक रिटेलिएशन था। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका ये कहाँ मतलब है कि आप चुपचाप ये कहो कि भाई हम बाहर नहीं जाके लड़ेंगे। जब आप महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गानिस्तान पे हमला इसीलिए किया ना कि बार बार भारत में हमला करते थे अफ़गानी। तो आज पाकिस्तान मुसलसल वो आपको तंग कर रहा है, 65 की जंग कर रहा है, 71 की जंग कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। आप कहो कि नहीं हम जाके, तो वो एक मेरी नज़र में मैं उनके इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा आखिरी मुद्दा मैं भारत की रीसेंट हिस्ट्री के हवाले से ये रखूँगा कि सबसे पहला भारतीय लीडर जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो बाला साहब ठाकरे थे। बड़े कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान में माने जाते थे, नफ़रत की हद तक बाला साहब से नफ़रत होती थी। किसी से इतनी नफ़रत नहीं होती थी जितनी बाला साहब से, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे शुरू से वो पसंद थे। कि एक तो ये कि वो जो उनका स्टैंड होता था वो हिपोक्रेसी नहीं करते थे, जो होता था मुंह पे बोलते थे। और ये कि दैट इज़ अ बिग थिंग कि आप जो है सामने मुंह पे रखते हैं। और बाला साहब की एक पर्सनालिटी थी, ठीक है, वो मराठी सर्कल से निकल ना सके। अब जैसे मोदी जी हैं, वो गुजरात से निकले ना, पूरे भारत के लीडर बने ना। अगर वो मराठी सर्कल से निकलते और वो अपने वोट बैंक को सिर्फ मराठी पीपल तक ना रखते, तो शायद 80s में ही भारत वही कर जाता जो आज भारत की सरकारें अचीव कर रही हैं। तो बहरहाल ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट लीडर्स भारत की तरफ से। मैं उनका एक क्लिप मेरे सामने आया तो आपके सामने 1-1.5 मिनट का छोड़ के जा रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Why is the epithet of fascism stuck itself to the Shiv Sena? Because Mahatma Gandhi was a leader of this country, and he often have that funny ideas in his mind. I hardly agreed to most of his views. In fact, I admired only Sardar Vallabhbhai Patel, was a real iron man, and this man has done a lot of damage to the country. It's your proclaimed support for even Adolf Hitler, which has often, I believe, supported this. No, I have not actually admired him, but I do admire such people. They die for their country. You see, even in our country, if Mr. Narasimha Rao, if he is going to have a firm policy, you see, I am prepared to just forgive him for all his scams. Do you think he is involved in the scam? Well, his face on BBC showed that he has a guilty mind, of course. I mean, the face was not, being a cartoonist, and I have got a little habit of face reading. His face was not very clean. When the face is not clean, naturally the hands are not clean. अजीज़ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का काम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इम्पोर्टेंट ना हो ना, तो आप देखें कि पाकिस्तान को क्यों इतनी मिर्चें लगीं। जब मैंने जिनीवा में चीज़ें की तो उनको भारी लगा ना। मेरी वीडियोस पे या सोशल मीडिया पे इन्होंने कभी वो नहीं किया। मेरे जिनीवा की एक्टिविटीज़ पे इनको भारी पड़ा, और पूरे पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया ने मेरा जो हाल किया वो आपके सामने है। तो मुझे रॉ एजेंट बनाया, सब कुछ है, लेकिन मैं बहरहाल उस काम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, और उसके लिए आपकी सहायता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि उस काम को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो कीप सपोर्टिंग मी। जितना आप सपोर्ट कर सकेंगे और रेगुलर सपोर्ट कर सकेंगे, इतना मेरा काम बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।